भारत के दिल में घने जंगलों के बीच एक ऐसा साम्राज्य था जिसे इतिहास ने लगभग भुला ही दिया था। वो खुद को कहते थे नागराज, यानी सर्पों के राजा। उनकी कहानी ताकत, धोखे और बेमिसाल बहादुरी की एक ऐसी दास्तान है जो किसी महाकाव्य से कम नहीं। तो चलिए आज इस भूले बिसरे साम्राज्य की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन थे ये रहस्यमयी नागराज, उनका साम्राज्य कैसे पनपा और फिर इतिहास के पन्नों में कैसे खो गया। चलिए इस ऐतिहासिक रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। सोचिए जरा, ये राजवंश कोई छोटा मोटा नहीं था। लगभग 300 सालों तक 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक इन्होंने राज किया। ये वो दौर था जब भारत का मध्ययुगीन इतिहास आकार ले रहा था और इन नागराजाओं ने उस पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। अब देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, इनकी कहानी एक शक्तिशाली दक्षिणी आक्रमण के साथ शुरू होती है जिसने अनजाने में ही एक नए साम्राज्य के बीज बो दिए थे। चलिए इनकी पहचान के कुछ मुख्य तत्वों पर एक नज़र डालते हैं। राजवंश के संस्थापक थे नृपति भूषण, उनकी कुलदेवी थी माणिक्य देवी और उनका राजचिन्ह वो था फन वाला नाग, जो उनके नागराज नाम को पूरी तरह से सार्थक करता है। इनकी राजधानियां थी भोगवतीपुरम और बारसूर। लेकिन कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। छिंदक नागों ने अपने आप से शुरुआत नहीं की थी। उनके संस्थापक नृपति भूषण असल में भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक चोलों की हमलावर सेना के साथ बस्तर आए थे। लेकिन आक्रमण के बाद वो यहीं रुक गए और अपने खुद के राजवंश की नींव रखी। हर महान राजवंश का एक महान राजा होता है ना? और छिंदक नागों के लिए वो थे सोमेश्वर प्रथम। उनका दौर इस राजवंश के शिखर का प्रतीक है, एक ऐसा दौर जो विजय और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। लेकिन सोमेश्वर के लिए सिंहासन का रास्ता फूलों का नहीं बल्कि कांटों का सेज था। जब वो बहुत छोटे थे तो उनके ही एक महत्वाकांक्षी रिश्तेदार मधुरांतक देव ने धोखे से सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इस एक घटना ने राज्य को टूटने के कगार पर ला खड़ा किया था। लेकिन उस युवा राजकुमार ने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने वफादार साथियों को इकट्ठा किया, एक सेना तैयार की और आखिर में युद्ध के मैदान में मधुरांतक को चुनौती दी। वो एक जबरदस्त लड़ाई थी जिसमें सोमेश्वर विजयी हुए। उन्होंने न सिर्फ अपने दुश्मन को हराया बल्कि अपने जन्म सिद्ध अधिकार को भी वापस हासिल किया और राज्य को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। सिंहासन पर मजबूती से बैठने के बाद सोमेश्वर ने विजय अभियानों की एक ऐसी अविश्वसनीय श्रृंखला शुरू की जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपने छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया और उनका नाम पूरे मध्य भारत में गूंजने लगा। उनकी जीत कितनी जबरदस्त थी इसका अंदाजा कुरूसपाल शिलालेख के एक वाक्य से लगाया जा सकता है। इसमें लिखा है कि उन्होंने कलचुरी राजधानी रत्नपुर को वैसे ही कुचल दिया जैसे एक हाथी कमल के फूल को कुचल देता है। ये उनकी सैन्य ताकत का एक बहुत ही शक्तिशाली चित्रण है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, महान गौरव के बाद पतन भी आता है। एक चौंकाने वाले उलटफेर में वही कलचुरी जिन्हें उन्होंने हराया था, जाजल देव प्रथम के नेतृत्व में वापस लौटे और इस बार उन्होंने सोमेश्वर को हरा दिया और उन्हें बंदी बना लिया। कहानी में ये एक बहुत ही नाटकीय मोड़ था। सिर्फ सोमेश्वर ही नहीं, उनका पूरा परिवार बंदी बना लिया गया। उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, यहाँ तक कि उनकी बूढ़ी माँ भी। पूरी तरह से निराश होकर उनकी माँ रानी गुंडमहादेवी ने विजेता राजा के सामने दया की भीख मांगी और एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। राजा जाजल देव ने दया दिखाते हुए पूरे परिवार को आजाद कर दिया। तो चलिए अब युद्ध के मैदान से हटकर उनकी स्थायी विरासत को देखते हैं, क्योंकि नागराज सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, वे महान निर्माता भी थे। देखिए, उनकी विजय की कहानियां तो समय के साथ शायद फीकी पड़ जाएं, लेकिन जो उन्होंने पत्थर में तराशा वो आज भी खड़ा है। उनकी राजधानी बारसूर उनके कलात्मक और धार्मिक उत्साह का एक जीता जागता प्रमाण है, जो शानदार मंदिरों से भरी है। 32। आखिर ये संख्या क्या दर्शाती है? ये उनकी सबसे प्रभावशाली रचनाओं में से एक का सुराग है। ये है 32वां मंदिर, जिसका नाम इसके 32 खूबसूरत स्तंभों पर रखा गया है। ये एक जुड़वा मंदिर था जिसमें भगवान शिव के 2 अलग अलग गर्भगृह थे, एक राजा सोमेश्वर के लिए और दूसरा उनकी रानी के लिए।
ये वाकई में वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। फिर एक और मशहूर मंदिर है मामा भांजा मंदिर। स्थानीय किंवदंतियों की माने तो ये अविश्वसनीय संरचना, जिसे एक मामा और भांजे ने बनाया था, सिर्फ एक दिन में पूरी हो गई थी। ये उनके शिल्पकारों के कौशल और समर्पण को दिखाता है। हर कहानी का एक अंत होता है, और नागराजों का अंत दुखद भी था और वीर भी। साल था 1324। एक नई शक्ति काकतीय दक्षिण से आई। उनके नेता अन्नमदेव ने नागराजों के अंतिम राजा हरिश्चंद्र देव के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया। अब अंत की शुरुआत हो चुकी थी। काकतीय सेना बहुत ताकतवर थी और राजा हरिश्चंद्र युद्ध हार गए। लेकिन उनकी बेटी राजकुमारी चमेली देवी ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उन्होंने बचे खुचे सैनिकों को इकट्ठा किया और दुश्मन के खिलाफ एक आखिरी लेकिन अविश्वसनीय रूप से बहादुर लड़ाई लड़ी। अंत में जब सब कुछ खत्म हो गया तो राजकुमारी चमेली देवी ने बंदी बनने के बजाय सम्मान के साथ मृत्यु को चुना। युद्ध के मैदान के पास मिला टेमरा सती पत्थर नाम का एक शिलालेख उनकी कहानी बताता है। उनके बलिदान और उनके साथ ही छिंदकनाग राजवंश के 300 साल के गौरवशाली शासन के अंत का दस्तावेजीकरण करता है। बस्तर के नागराजों की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास उन नायकों और साम्राज्यों से भरा पड़ा है जिन्हें हम भूल चुके हैं, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर और कितनी ऐसी अविश्वसनीय कहानियां हैं जो बस खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं।